भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और तब तक यहां पर हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे होते थे। प्रारंभिक राजनीतिक एकत्रीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। उनका समाज विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा लीं। मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ, जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया तथा अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश राज शासन 1858 में शुरू हुआ। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अहिंसक विरोध के लिए जाना गया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रमुख कारक बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षा वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती हैं। भारत ने गरीबी दर को काफी हद तक कम कर दिया है। भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। भारत चीन सीमा पर भारत का चीन से विवाद चल रहा है। कश्मीर क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। लैंगिक असमानता, बाल शोषण, बाल कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। 21.4% क्षेत्र पर वन है। भारत के वन्य जीव, जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में निवास करते हैं। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। भारत के 2 आधिकारिक नाम हैं, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज तथा ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे एक प्राचीन सम्राट भरत के नाम से लिया गया है। एक व्युत्पत्ति के अनुसार भारत भा प्लस रथ शब्द का मतलब है आंतरिक प्रकाश या विदेक रूपी प्रकाश में लीन। एक तीसरा नाम हिंदुस्तान भी है, जिसका अर्थ हिंद की भूमि। यह नाम विशेषकर अरब तथा ईरान में प्रचलित हुआ। बहुत पहले भारत का एक मुंहबोला नाम सोने की चिड़िया भी प्रचलित था। संस्कृत महाकाव्य महाभारत में वर्णित है कि वर्तमान उत्तर भारत का क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था। भारत को कई अन्य नामों इंडिया, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप आदि से भी जाना जाता है। लगभग 55,000 वर्ष पहले प्राचीन भारत
आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। दक्षिण एशिया में जात मानव का प्राचीनतम अवशेष 30,000 वर्ष पुराना है। भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाएं भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण है जो आज भी देखने को मिलता है। प्रथम स्थायी बस्तियों ने 9,000 वर्ष पूर्व स्वरूप लिया था। 6,500 ईसा पूर्व तक आते आते मनुष्य ने खेती करना, जानवरों को पालना तथा घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसका अवशेष मेहरगढ़ में मिला था जो कि अभी पाकिस्तान में है। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता है। यह 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य अपने चरम पर थी। यह वर्तमान पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा जैसे शहरों के आसपास केंद्रित थी और विभिन्न प्रकार के निर्वाह पर निर्भर थी। यहां व्यापक बाजार था तथा शिल्प उत्पादन होता था। 2000 से 500 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण युग संस्कृति से लौह युग का आगमन हुआ। इसी युग को हिंदू धर्म से जुड़े प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेदों का रचनाकाल माना जाता है तथा पंजाब तथा गंगा के ऊपरी मैदानी क्षेत्र को वैदिक संस्कृति का निवास स्थान माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी युग में उत्तर पश्चिम से भारतीय आर्यन का आगमन हुआ था। इसी अवधि में जाति प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। वैदिक सभ्यता में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा के मैदानी क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम भारत में छोटे छोटे राज्य तथा उनके प्रमुख मिलकर 16 कुलीन और राजशाही में सम्मिलित हुए, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते शहरीकरण के बीच 2 अन्य स्वतंत्र अवैदिक धर्मों का उदय हुआ। महावीर के जीवन काल में जैन धर्म अस्तित्व में आया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग के अनुयायियों को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। इसी काल में भारत का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। बढ़ती शहरी संपदा के युग में दोनों धर्मों ने त्याग को एक आदर्श माना और दोनों ने लंबे समय तक चलने वाली मठ परंपराओं की स्थापना की। राजनीतिक रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य ने अन्य राज्यों को अपने अंदर मिलाकर मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, लेकिन कुछ अन्य प्रमुख बड़े राज्यों ने इसके प्रमुख क्षेत्रों को अलग कर लिया। मौर्य राजाओं को उनके साम्राज्य की उन्नति के लिए तथा उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की स्थापना की तथा शस्त्र मुक्त सेना का निर्माण किया। ईसवी के आरंभ से मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में यूनानी, शक, पार्थी और अंततः कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 3री शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। तमिल के संगम साहित्य के अनुसार ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक दक्षिण प्रायद्वीप पर चेर राजवंश, चोल राजवंश तथा पांड्य राजवंश का शासन था, जिन्होंने बड़े स्तर पर भारत और रोम के व्यापारिक संबंध और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के साम्राज्यों के साथ व्यापार किया। 4ठी-5वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य ने वृहद गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रशासन तथा कर निर्धारण की एक जटिल प्रणाली बनाई। यह प्रणाली बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई। गुप्त साम्राज्य में भक्ति पर आधारित हिंदू धर्म का प्रचलन हुआ। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म तथा दर्शन इन्हीं राजाओं के शासनकाल में फले फूले, जो शास्त्रीय संस्कृत में रचा गया। 600 से 1200 के बीच का समय क्षेत्रीय राज्यों में सांस्कृतिक उत्थान के युग के रूप में जाना जाता है। कन्नौज के राजा हर्ष ने 606 से 647 तक गंगा के मैदानी क्षेत्र में शासन किया तथा उसने दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, किंतु दक्कन के चालुक्यों ने उसे हरा दिया। उसके उत्तराधिकारी ने पूर्व की ओर राज्य का विस्तार करना चाहा, लेकिन बंगाल के पाल शासकों से उसे हारना पड़ा।
जब चालुक्यों ने दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास किया तो पल्लवों ने उन्हें पराजित कर दिया, जिनका सुदूर दक्षिण में पांड्यों तथा चोलों द्वारा विरोध किया जा रहा था। इस काल में कोई भी शासक एक साम्राज्य बनाने में सक्षम नहीं था और लगातार मूल भूमि की तुलना में दूसरे क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने का क्रम जारी था। इस अवधि में नए शासन के कारण जाति में बांटे गए सामान्य कृषकों के लिए कृषि करना और सहज हो गया। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप स्थानीय मतभेद होने लगे। 6ठी और 7वीं शताब्दी में पहली भक्ति भजन तमिल भाषा में बनाया गया था। पूरे भारत में उनकी नकल की गई और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और इसने उपमहाद्वीप की सभी आधुनिक भाषाओं के विकास का नेतृत्व किया। राजघरानों ने लोगों को राजधानी की ओर आकर्षित किया। शहरीकरण के साथ शहरों में बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण किया। दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव दक्षिण एशिया के देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और जावा में देखा जा सकता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। 10वीं शताब्दी के बाद घुमंतु मुस्लिम वंशों ने जातीयता तथा धर्म द्वारा संगठित तेज घोड़ों से युक्त बड़ी सेना के द्वारा उत्तर पश्चिमी मैदानों पर बार बार आक्रमण किया। अंततः 1206 में इस्लामिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उन्हें उत्तर भारत को अधिक नियंत्रित करना था तथा दक्षिण भारत पर आक्रमण करना था। भारतीय कुलीन वर्ग के विघटनकारी सल्तनत ने बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों को स्वयं के रीति रिवाजों पर छोड़ दिया। 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा किए गए विनाशकारी आक्रमण से भारत की रक्षा की। सल्तनत के पतन के कारण स्वशासित विजयनगर साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक मजबूत शैव परंपरा और सल्तनत की सैन्य तकनीक पर निर्माण करते हुए साम्राज्य ने भारत के विशाल भाग पर शासन किया और इसके बाद लंबे समय तक दक्षिण भारतीय समाज को प्रभावित किया। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन सहित अनेक यूरोपीय देशों जो भारत से व्यापार करने के इच्छुक थे, उन्होंने देश की आंतरिक शासकीय अराजकता का फायदा उठाया। हालांकि अंग्रेजों ने व्यापार करने के बहाने से देश में आए और आंतरिक विद्रोह करवाने की कोशिश की ताकि वे आपस में लड़ाई करवाकर भारतीयों को कमजोर कर सकें। इसमें वे कामयाब हुए और 1840 तक लगभग संपूर्ण देश पर शासन करने में सफल हुए। वास्तव में ये शासन की दृष्टि से नहीं आए, बल्कि वे देश की भोली भाली जनता को लूटना चाहते थे, क्योंकि भारत देश में बाहर से आया हर कोई मेहमान होता है और उसे वे देवता का दर्जा देते हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे आंतरिक अशांति इस प्रकार फैलाई कि सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदला, जो कि दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में बदल दिया गया। ऊंची नीची जातियों में विभाजन किया। मुस्लिम धर्म वालों को धक्के से गाय माता की हत्या करवाने में लगा दिया और फिर हिंदुओं को बोला कि देखो, आपके मुस्लिम भाई आपकी माता की हत्या कर रहे हैं, ये तो आपके भाई कहलाने के लायक भी नहीं हैं। इस प्रकार देखते ही देखते दंगा फैला दिया। लेकिन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध असफल विद्रोह, जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से भी जाना जाता है, के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और विश्व पटल पर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भारत में एक बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर अनेक परिवर्तनों एवं आंदोलनों की नींव रखी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक गतिमान स्वरूप दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लंबे समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विशाल अहिंसावादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, जो आधिकारिक रूप से आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किए जाते हैं, इसी सदी में भारत के सामाजिक आंदोलन, जो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी विशाल अहिंसावादी एवं क्रांतिवादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया।
जो आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा के रूप में संबोधित किए जाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के नेतृत्व में चले क्रांतिकारी संघर्ष के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजी शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त की। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक राष्ट्र होने के कारण भारत को समय समय पर सांप्रदायिक तथा जातीय विद्वेष का शिकार होना पड़ा है। क्षेत्रीय असंतोष तथा विद्रोह भी हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में होते रहे हैं, पर इसकी धर्मनिरपेक्षता तथा जनतांत्रिकता केवल 1975-77 को छोड़, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, अक्षुण्ण रही है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अनसुलझे सीमा विवाद हैं। इसके कारण इसे छोटे पैमानों पर युद्ध का भी सामना करना पड़ा है। 1962 में चीन के साथ तथा 1947, 1965, 1971 एवं 1999 में पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां हो चुकी हैं। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद 1998 में 5 और परीक्षण किए गए। 1990 के दशक में किए गए आर्थिक सुधारीकरण की बदौलत आज देश सबसे तेजी से विकासशील राष्ट्रों की सूची में आ गया है। भारत पूरी तौर पर भारतीय प्लेट के ऊपर स्थित है, जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का उपखंड है। प्राचीन काल में यह प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी और अफ्रीका और अंटार्कटिका के साथ जुड़ी हुई थी। तकरीबन 9 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस काल में भारतीय प्लेट 15 सेमी वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ने लगी और इयोसीन पीरियड में यूरेशियन प्लेट से टकराई। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित टेथीस भूसन्नति के अवसादों के वालन द्वारा ऊपर उठने से तिब्बत पठार और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। सामने की द्रोणी में बाद में अवसाद जमा हो जाने से सिंधु गंगा मैदान बना। भारतीय प्लेट अभी भी लगभग 5 सेमी वर्ष की गति से उत्तर की ओर गतिशील है और हिमालय की ऊंचाई में अभी भी 2 mm प्रति वर्ष की गति से उत्थान हो रहा है। भारत के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला नए और मोड़दार पहाड़ों से बनी है। यह पर्वत श्रेणी कश्मीर से अरुणाचल तक लगभग 1500 मील तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 150 से 200 मील तक है। यह संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और इसमें अनेक चोटियां 24,000 फुट से अधिक ऊंची हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 29,028 फुट है, जो नेपाल में स्थित है। हिमालय के दक्षिण सिंधु गंगा मैदान है, जो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बना है। हिमालय शिवालिक की तलहटी में जहां नदियां पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती हैं, एक संकीर्ण पेटी में कंकड़ पत्थर मिश्रित निक्षेप पाया जाता है, जिसमें नदियां अंतर्धान हो जाती हैं। इस ढलुवां क्षेत्र को भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश है, जहां विलुप्त नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। यह क्षेत्र दलदलों और जंगलों से भरा है। तराई के दक्षिण में जलोढ़ मैदान पाया जाता है। मैदान में जलोढ़ 2 किस्म के हैं, पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह अपेक्षाकृत ऊंची भूमि में पाया जाता है, जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। इसमें कहीं कहीं चूने के कंकड़ मिलते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। यह नदियों की बाढ़ के मैदान तथा डेल्टा प्रदेश में पाया जाता है, जहां नदियां प्रतिवर्ष नई तलछट जमा करती हैं। उत्तरी भारत के मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है, जो दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड का अवशेष है और मुख्यतः कड़ी तथा दानेदार कायांतरित चट्टानों से बना है। पठार 3 ओर पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। उत्तर में विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जिनके बीच नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा घाटी के उत्तर विंध्याचल प्रपाती ढाल बनाता है। सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और पूर्व की ओर महादेव पहाड़ी तथा मैकाल पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। सतपुड़ा के दक्षिण अजंता की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट नामक पहाड़ियां हैं। कई महत्वपूर्ण और बड़ी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी और कृष्णा भारत से होकर बहती हैं। कोपेन के वर्गीकरण में भारत में 6 प्रकार की जलवायु का निरूपण है, किंतु यहां यह भी ध्यातव्य है कि भू आकृति के प्रभाव में छोटे और स्थानीय स्तर पर भी जलवायु में बहुत विविधता और विशिष्टता मिलती है। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन ध्रुवीय जैसी एक ओर यह पूर्वोत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय नम प्रकार की है तो पश्चिमी भागों में शुष्क प्रकार की। वस्तुतः मानसून का आगमन और प्रत्यावर्तन लौटना दोनों क्रमिक रूप से होते हैं और अलग अलग स्थानों पर इनका समय अलग अलग होता है। सामान्यतः 1 जून को केरल तट पर मानसून के आगमन तारीख होती है। इसके ठीक बाद यह पूर्वोत्तर भारत में पहुंचता है और क्रमशः पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील होता है। इलाहाबाद में मानसून के पहुंचने की तिथि 18 जून मानी जाती है और दिल्ली में 29 जून। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहत पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। मुख्य भूमि 4 भागों में बंटी है: विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं जो लगभग समानांतर फैली हुई हैं। इसके बीच बड़े बड़े पठार और घाटियां हैं। इनमें कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ घाटियां उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में हैं। अधिक ऊंचाई के कारण आना जाना केवल कुछ ही दर्रों से हो पाता है, जिनमें मुख्य हैं चुंबी घाटी से होते हुए मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर जेलापला और नाथुला दर्रे, उत्तर पूर्व दार्जिलिंग तथा कल्पा किन्नौर के उत्तर पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी ला दर्रा। पर्वतीय दीवार लगभग 2400 किमी की दूरी तक फैली है, जो 240 किमी से 320 किमी तक चौड़ी है। पूर्व में भारत तथा म्यांमार और भारत एवं बांग्लादेश के बीच में पहाड़ी श्रृंखलाओं की ऊंचाई बहुत कम है। लगभग पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई गारो, खासी, जैंतिया और नगा पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण तक फैली मिजो तथा रखाइन पहाड़ियों की श्रृंखला से जा मिलती हैं। सिंधु और गंगा के मैदान लगभग 2400 किमी लंबे और 240 से 320 किमी तक चौड़े हैं। ये 3 अलग अलग नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के थालों से बने हैं। ये संसार के विशालतम सपाट कछारी विस्तारों और पृथ्वी पर बने सर्वाधिक घने क्षेत्रों में से एक हैं। दिल्ली में यमुना नदी और बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 1600 किमी की दूरी में केवल 200 मीटर की ढलान है। रेगिस्तानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है: विशाल रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान। विशाल रेगिस्तान कच्छ के रण के पास से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है। राजस्थान सिंध की पूरी सीमा रेखा इसी रेगिस्तान में है। लघु रेगिस्तान जैसलमेर और जोधपुर के बीच में लूनी नदी से शुरू होकर उत्तर पश्चिम बंजर भूमि तक फैला हुआ है। इन दोनों रेगिस्तानों के बीच बंजर भूमि का क्षेत्र है, जिसमें पथरीली भूमि है। यहाँ कई स्थानों पर चूने के भंडार हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार
460 से 1220 मीटर तक के ऊंचे पर्वत तथा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं द्वारा सिंधु और गंगा के मैदानों से पृथक हो जाता है। इसमें प्रमुख हैं अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट है, जहां औसत ऊंचाई 610 मीटर के करीब है, और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट, जहां यह ऊंचाई साधारणतया 915 से 1220 मीटर है। कहीं कहीं यह 2440 मीटर से अधिक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच समुद्र तट की एक संकरी पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच चौड़ा तटीय क्षेत्र है। पठार का यह दक्षिणी भाग नीलगिरी की पहाड़ियों से बना है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके पार फैली कार्डामम पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। भूतत्वीय संरचना भी प्राकृतिक संरचना की तरह 3 भागों में बांटी जा सकती है। हिमाचल तथा उससे संबद्ध पहाड़ों का समूह, सिंधु और गंगा का मैदान तथा प्रायद्वीपीय भाग है। उत्तर में हिमालय पर्वत का क्षेत्र, पूर्व में नगालुशाई पहाड़ पर्वत निर्माण प्रक्रिया के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र का बहुत सा भाग, जो अब संसार में कुछ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, लगभग 600 मिलियन यानी 60 करोड़ वर्ष पहले समुद्र था। लगभग 70 मिलियन यानी 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई पर्वत निर्माण प्रक्रिया के क्रम में तलछट और चट्टानों के तल बहुत ऊंचे उठ गए। उन पर मौसमी और कटाव तत्वों ने काम किया, जिससे वर्तमान उभार अस्तित्व में आए। सिंधु और गंगा के विशाल मैदान कछारी मिट्टी के भाग हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से अलग करते हैं। प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थायी और भूकंपीय हलचलों से मुक्त क्षेत्र है। इस भाग में प्रागैतिहासिक काल की लगभग 380 करोड़ वर्ष पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। शेष भाग गोंडवाना का कोयला क्षेत्र तथा बाद के मिट्टी के जमाव से बना भाग और दक्षिणी लावे से बनी चट्टानें हैं। आधुनिक भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की है। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि जटिल सर्जरी और सस्ती दवाओं का निर्माण। हालांकि इतनी प्रगति के बावजूद भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि प्रदूषण और जल संकट भी गंभीर चिंताएं हैं। इसके अलावा सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक तनाव भी देश के विकास में बाधा डालते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, ताकि भारत एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बन सके। भारत का वन्य जीवन और सांस्कृतिक धरोहर विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य अनेक दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियों का घर हैं। भारतीय संस्कृति भी बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जिसमें विभिन्न धर्म, कला, संगीत और नृत्य शामिल हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार और कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। इन धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद ले सकें। भारत का नाम कई स्रोतों से लिया गया है। इसका सबसे प्राचीन नाम भारतवर्ष है, जो राजा भरत के नाम पर रखा गया था। एक और नाम हिंदुस्तान है, जो सिंधु नदी के नाम से उत्पन्न हुआ है। अंग्रेजी में इंडिया शब्द इंडस नदी से लिया गया है, जो सिंधु का ही एक रूप है। प्राचीन भारत का मानव इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो लगभग 5000 साल पुरानी है। इस सभ्यता के लोग शहरों में रहते थे और कृषि में निपुण थे। इसके बाद वैदिक काल आया, जिसमें वैदिक साहित्य का विकास हुआ। महाजनपद काल में कई महत्वपूर्ण राज्य और साम्राज्य उभरे, और फिर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का दौर आया, जिसने भारतीय संस्कृति और विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है,
यह सभ्यता अपने शहर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध थी। वैदिक युग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आया, वैदिक साहित्य और धार्मिक परंपराओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। महाजनपद काल में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। यह काल बौद्ध और जैन धर्म के उदय का भी साक्षी बना। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसके सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें कला, विज्ञान और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। दक्षिण भारत के राजवंशों में चोल, चेर और पांड्य प्रमुख थे। इन राजवंशों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। इनका सांस्कृतिक प्रभाव भी व्यापक था, जो आज भी देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में खुद को स्थापित किया। देश ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत ने अपने उद्योगों और कृषि का विकास किया। हालांकि चुनौतियां भी थीं, जैसे कि विभाजन के समय हुए दंगे और शरणार्थियों की समस्या, लेकिन भारतीय समाज ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए एकता और अखंडता को बनाए रखा। भारत का भूगोल विविधतापूर्ण है, जिसमें हिमालय की ऊंचाई से लेकर तटीय मैदानों तक का विस्तार शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप की भूगर्भीय संरचना प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत से प्रभावित है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराकर हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। यह भूगर्भीय गतिविधियां न केवल भौगोलिक संरचना को प्रभावित करती हैं, बल्कि भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बनती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें, ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।